जय हिंद दोस्तों, फोर्थ सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग। जीआई टैग होता क्या है, भौगोलिक संकेतक कितना इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और ये आपके प्री मेंस इसके अलावा आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। तो हम बात करते हैं कि भाई जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक की शुरुआत कब से होती है और किस तरीके से ये भारत में आता है। तो अगर मैं बात करूं भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग, ये 1999 में एक एक्ट आता है, उसके तहत 2003 में एक अधिनियम बनेगा और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग टी को जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। अब जीआई टैग होता क्या है, पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है। और जीआई टैग हम जब जानेंगे उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि भाई बौद्धिक संपदा क्या होती है, तब जाके आपको समझ में आएगा जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग सिंपल सा समझो कि भाई नाम से समझ में आ रहा है भौगोलिक संकेतक, यानी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र को क्या करता है, ये संकेत करता है, इंडिकेट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी जीआई टैग। भौगोलिक संकेतक टैग होता है आपका। हम बात करते हैं कि भाई भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग की शुरुआत होती कब से है, ठीक है, और किस तरीके से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो हम बात करते हैं कि भाई भौगोलिक संकेतक की जो शुरुआत है आपकी 1999 से ही मानी जाती है। आपका 2004 में पहली बार आपका दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया जाता है। लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं इतिहास में तो आप देखोगे बौद्धिक संपदा पे बात आती है। बौद्धिक संपदा क्या होता है आपका, पहले ये समझना, यानी हम बोल सकते हैं क्रिएशन ऑफ माइंड। मतलब क्या, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रिएशन ऑफ माइंड्स होता है। क्रिएशन ऑफ माइंड का सिंपल सा आप मतलब समझ सकते हो कि दिमाग की जो उपज है, यानी दिमाग में क्या क्या उपज हो सकती है आपका। सृजनात्मक की मैं बात कर रहा हूं, जैसे हो सकता है आपका कोई एक अच्छी सी स्टोरी लिख दे, वो उसका कॉपीराइट, कोई अच्छी सी कहानी लिख दे, ठीक है, कोई एक रिसर्च कर ले, ये सब क्या है, उसकी एक पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति को उसका क्या मिलता है, राइट्स मिलता है। इसको बोलते हैं हम बौद्धिक संपदा। क्या बोलते हैं बेटा, बौद्धिक संपदा बोलते हैं। इसी के लिए आपने देखा होगा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें दी जाती है जिससे कि लोग एक दूसरे की नकल ना कर सके। इन चीजों को रोकने के लिए ही किसकी शुरुआत होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की शुरुआत होती है, यानी आईपीआर की शुरुआत होती है। अब इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है यानी कि बौद्धिक संपदा, इसका फायदा क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा, फिर एक ट्रेड सीक्रेट भी सुना होगा। बहुत लोगों ने आपका स्टोरिया देखी होगी, है ना, रील्स पे या कहीं भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, देखा होगा कि भाई कोका कोला जो है उसका सीक्रेट आज दिन तक सीक्रेट ही है कि किस तरीके से वो कोका कोला बनती है, उसका फार्मूला किसी को नहीं पता। उसको एक तरीके से एक सीक्रेट के रूप में रखा गया, जिसको बोलते हैं हम ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। या कोई भी ट्रेड के एक दूसरे के बीच में है व्यापार हो रहा है, उनके जो सीक्रेट्स हैं वो क्या है, आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं। तो ऐसे ही आपका जैसे कोई कंपनी है, उसने कोई कार बनाई तो उस सेम डिजाइन को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता बिना उसकी परमिशन के। आपने कोई भी बुक लिखी और आपकी बुक को कोई भी दूसरा व्यक्ति, आपने जो अपने दिमाग से अपने माइंड से क्रिएशन किया है, कि कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी नहीं कर सकता। ये सब आपके अधिकार इसलिए दिए गए आपको जिससे कि आप इंटेलेक्चुअली सोच सकें। इसको बोलते हैं हम बौद्धिक संपदा। अब बौद्धिक संपदा की शुरुआत होती है, इसके साथ ही साथ अब जब लोगों को लगेगा तभी क्या आता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन आता है, यानी क्षेत्र विशेष की चीजों की बात आती है। सबसे पहले एक पेरिस कन्वेंशन होता है 1883 में। कब की बात होती है, 1883 में, क्योंकि आप देखोगे पूरे यूरोप में 1850 के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरुआत हो जाती है, यानी औद्योगिक क्रांति यूरोप में कब शुरुआत हो जाती है, 1850 में। तो औद्योगिक क्रांति होती है, एक व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बना रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी प्रोडक्ट को चिपका दे रहा है सेम, उसको मेहनत भी नहीं करनी, रिसर्च भी नहीं करनी, और उसने एज इट इज लिया, खोला, कॉपी किया और बना दिया। अब जब दूसरा प्रोडक्ट, उससे जाहिर सी बात है जो दूसरा कॉपी करके बना रहा है वो सस्ता बनाएगा, पहले वाला जो है वो महंगा बनाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, दूसरे वाले के प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे या कॉपीराइट से संबंधित इश्यूज आएगा। तो यही इसी को लेके कन्वेंशन होती है जिसको बोलते हैं पेरिस कन्वेंशन, 1883 में हो जाता है। और यहीं पर एक चीज आती है कि भाई जितने भी इनोवेशन होंगे, इनोवेशन यानी आविष्कार, उन पर क्या दिया जाएगा, एक पेटेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इनोवेशन यानी आविष्कारों को एक पेटेंट करा दिया जाएगा। फिर उसी के बाद यहां आता है एक ट्रेडमार्क आ जाता है। ट्रेडमार्क का मतलब है, जैसे एप्पल के पीछे आपने देखा होगा कि भाई आधा सेव आपको दिख जाता है तो सब दुनिया समझ जाती है कौन सी कंपनी है, कि भाई एप्पल का लोगो है ना। कोई एक गोल सर्कल बना के 3 डंडे बना देता है तो सबको पता है ये मर्सिडीज बेंज का लोगो हो जाता है। यानी सभी को पता है कि ये जो लोगो है ये सब क्या हो गया, एक ट्रेडमार्क हो गया। क्या हो गया,
ट्रेडमार्क हो गया। फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन आ जाते हैं, ये सारी चीजें किस में आ जाते हैं, ट्रेडमार्क में आ जाते हैं, कि हर एक चीज का अपना क्या हो जाता है, ट्रेडमार्क हो जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है, पेरिस कन्वेंशन से शुरुआत हो जाती है 1883 में। फिर इसके बाद आएगा बर्न कन्वेंशन आ जाता है आपका, ठीक है, जिसमें आपकी किताबें, कहानियां, नोबल, इन सबको शामिल कर लिया जाता है। फिर मैड्रिड एग्रीमेंट हो जाता है, और जहां पर पहली बार आईपी फाइलिंग जो सर्विस है, आईपी को रजिस्टर करने की शुरुआत की जाती है, कहां से, मैड्रिड से। और फिर हम बात करते हैं इसके बाद क्या बनेगा, आपने सुना होगा वर्ल्ड इंटेलेक्ट। फिर इसके बाद क्या हो जाता है, आपको पता है भाई 1999 के बाद में 1900 में तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1945 तक तो आप देखोगे तो पहला वर्ल्ड वॉर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद फिर लोग शुरुआत करते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पर फिर से बात होती है, और उसके बाद एक वीपो आता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जिसको बोलते हैं। और इसकी जो है स्थापना हो जाती है आपकी 14 जुलाई 1967 को, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका स्विट्जरलैंड ग्लैंड में, और 193 इसमें क्या है, मेंबर है। और इसका काम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की रक्षा करना, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बनाए रखना, जिससे पूरी दुनिया में क्रिएटिविटी बनी रहे। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन सबको सेव नहीं किया जाएगा तो क्रिएटिविटी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इसको किसका, यूनाइटेड नेशन का एक क्या बना दिया गया है, हिस्सा बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, 1974 में यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के रूप में किसको बना दिया गया है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को यूनाइटेड नेशन की एजेंसी के रूप में 1974 में बना दिया गया। इसके बाद आप देखोगे कि फिर वही 1967 में बनेगा। इंडिया भी क्या करता है, इन चीज़ों को अपने यहाँ शुरुआत करता है। फिर आप देखोगे व्यापार होता है एक देश से दूसरे देश, तो इसके लिए आपने सुना होगा पहले क्या था, गैट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड्स के लिए। फिर आपका क्या बनता है, WTO बनता है। फिर आपने ट्रिप्स, ये सब चीज़ें चलेंगी। तो ऐसे ही आपका आता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जिसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या GI टैग। अब GI टैग करता क्या है आपका, सिंपल से समझ लो कि भाई GI टैग राइट टू अलाउ दोज हु हैव द राइट टू यूज द इंडिकेशन टू प्रिवेंट द थर्ड पार्टी फ्रॉम यूजिंग इफ देयर प्रोडक्ट डज नॉट मीट द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। अब यहां होता क्या है, ये भौगोलिक संकेतक क्या कर देता है, सिंपल सा, कि भाई एक ऐसा प्रतीक है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी थर्ड पार्टी को क्या करता है, उस प्रोडक्ट का यूज करने से और उस प्रोडक्ट को बनाने से मना कर देता है। किसको, जो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी को क्या नहीं करता, मेंटेन नहीं करता। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी GI टैग दिया किसको जाता है, अगर हम बात करते हैं तो GI टैग सिंपल सा हो सकता है कि भाई एक लेवल है, कोई प्लेस का हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन में हो सकता है, और उसकी एक क्वालिटी होगी, एक रेपुटेशन होगा, उसको बोलते हैं हम GI टैग। सिंपल से आप समझ सकते हो कि भाई GI टैग एक ऐसा नाम या प्रतीक होता है जिसे हम एग्रीकल्चर में भी देख सकते हैं, कृषि में भी, प्राकृतिक चीजों में भी मिल सकता है, मशीनरी में भी मिल सकता है, मिठाई में भी मिल सकता है, या किसी एक विशेष क्षेत्र में मिल सकता है। और किसको मिल सकता है, कि क्षेत्र विशेष को मिल सकता है, किसी व्यक्तियों के समूह को मिल सकता है, किसी संगठन को मिल सकता है। अब इसमें ये मिलने का जो तरीका है, क्या क्या मिल सकता है, या तो किसी प्रोडक्ट को दे देगा, या प्रोडक्ट को जो बनाने की जो तरीका है उसको दे देंगे, या प्रोडक्ट के किसी एक पार्ट को दे देंगे, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम, GI टैग। जिससे क्या होगा, इसकी नकल को रोका जा सकता है, कि जो लोग नकल करते हैं ना, नकली बेचते हैं, उन सबको रोकने के लिए ही क्या है, भौगोलिक संकेतक क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं कि भाई दार्जिलिंग की जो टी है, प्राकृतिक चीज, नेचर से ही आई, पर उसको ही क्यों दिया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि वो जो चाय है, जो टी है, वो एक क्षेत्र विशेष में ही होती है। चाय तो बहुत सारी जगह पर उग रही है, आसाम में भी उग रही है ना, साउथ में भी है, इसके अलावा दार्जिलिंग में भी है, लेकिन उसी चाय को क्यों GI टैग दिया गया, क्योंकि उसकी एक विशेषता है, किसी एक विशेष भाग को क्या कर रही है, एक विशेष क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, इसीलिए उसको क्या है, उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या दिया गया है, GI टैग दिया गया। और GI टैग क्या करता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन, एक लोगो दे देता है, जो आपको कहां पर, उस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पर आप लोगो लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये GI टैग है, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस, इन सारी चीजों को आप डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको देख सकते हो कि ये GI टैग का क्या होता है, एक सिंबल होता है, ये लोगो है, जनरली आपने देखा होगा, है ना, इनक्रेडिबल इंडिया लिखा रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई
इसका उद्देश्य मेन क्या था? तो मेन उद्देश्य पहला है उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक देना। दूसरा क्या है, जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक और जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी गुणवत्ता को हम सुनिश्चित करते हैं। तो दो चीजें हैं, इसका मेन उद्देश्य आता है कि भाई एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, ठीक है, और दूसरा क्या है, वहां के एक पर्टिकुलर जो है आपका प्रोडक्ट उसको पहचान देना लोकल स्तर पर। और इसके लिए होता क्या है कि कोई भी भी जो आपका उस पर्टिकुलर क्षेत्र का, यानी वो व्यक्तियों का समूह, कोई भी संस्था, उस सब के लिए क्या कर सकती है, जीआई टैग के लिए क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। अब जीआई टैग की शुरुआत कब होती है? तो जो मैंने आपको बताया कि भाई जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स ना, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में आता है, जिसके थ्रू 2003 में आप देखोगे 15 सितंबर 2003 को इसको क्या कर दिया जाता है, इफेक्टिवली लागू कर दिया जाता है। और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग चाय को क्या मिलता है, जीआई टैग प्रोवाइड किया जाता है। तो शुरुआत कब होती है, 1999 में, और 2003 में जो है इसको क्या कर दिया जाता है, 15 सितंबर 2003 को इसको इफेक्टिवली या इन्फोर्समेंट में आ जाता है। और 2004 में इसको क्या है, पहला जीआई टैग दे दिया जाता है, जिसको दार्जिलिंग टी को। अब ये होता क्या है आपका, मेनली 1919 एक्ट के थ्रू दिया जाता है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाएगा, जिसका मेन काम क्या है कि भाई एक जीआई टैग पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रदान करना। अब भारत में इसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन हो जाएगी? तो भारत में इसकी रेगुलेटरी बॉडी याद रखना क्या हो जाएगा, कॉमर्स, है ना, और कॉमर्स एंड जो आपका है उद्योग मंत्रालय, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इसका जो है क्या मेन इसकी नोडल एजेंसी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इंडिया में कौन गवर्न करता है इसको। तो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में कौन करेगा इसको, वीपो, या हम बोल सकते हैं ट्रिप्स और ट्रिम्स करता है। इसके अलावा वैलिडिटी कितने साल की है, तो ये 10 साल के लिए प्रदान करता है। कितने साल के लिए? 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। कितने वर्ष के लिए बेटा? 10 वर्ष के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस सिंपल सा यही है कि किसी एक चीज की, किसी एक प्रोडक्ट को जब जीआई टैग मिलेगा तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको पहचान भी मिलेगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको पहचान मिलेगी, उस क्षेत्र के पर्टिकुलर जो उस काम में लगे लोग हैं उनको पहचान मिलेगी, रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ उस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को किसी क्षेत्र विशेष की जानकारी मिलेगी। तो वहां से पता चलेगा कि भाई इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। इन सारी चीजों को हम पंजीकृत कर सकते हैं। ये जीआई टैग का क्या है। अब हम देखते हैं कुछ जीआई टैग जो 2023 में दिए गए, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं 2023 में टोटल, है ना, 2023 में दिए गए प्रोडक्ट। अब ये जीआई टैग जो है वो किस किस में दिया जाता है आपका? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है, गुड्स हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो सकता है, इन सबको जीआई टैग दिया जाता है। पहला है आपका कश्मीरी सैफरॉन, जिसको हम बोल सकते हैं भाई कश्मीरी केसर। कैसा प्रोडक्ट है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है आपका, और ये कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। तो क्वेश्चन बन जाता है आपका सिंपल सा कि भाई कश्मीरी सैफरॉन है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, और या फिर ऐसे पूछ लेगा कहाँ के केसर को जीआई टैग दिया गया है, तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर का। फिर है मणिपुरी ब्लैक राइस, काला चावल जो है वो आपका फूड स्टफ है, और ये कहाँ पर है आपका? मणिपुर, वहाँ उसको जीआई टैग दिया गया है। फिर आता है आपका कंदमाल हल्दी, ये कहाँ है? उड़ीसा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। रसगुल्ला, ये कहाँ है? उड़ीसा का। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, रसगुल्ला क्या है? खाने की चीज है, मिठाई है, बट रसगुल्ला तो सभी जगह बनता है भाई, पूरे भारत में रसगुल्ला बन रहा है, पर उड़ीसा के रसगुल्ला या वेस्ट बंगाल के रसगुल्ला को ही क्यों जीआई टैग दिया गया है? तो उसके पीछे रीजन है, उनके बनाने की एक जो प्रोसेस है, उनका एक जो टेस्ट है, वो क्या है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ही मिलता है। इसीलिए उसको क्या दिया गया है? भौगोलिक संकेतक दिया गया। हो सकता है कि अब ये भौगोलिक ये बनाता कौन है? तो भाई ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति पूरे क्षेत्र में बनाएगा, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बनाएंगे। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र को क्या दिया गया है? एक जीआई टैग दिया गया। अब उसके स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन जो करेगा वही क्या है, इसको बनाएगा, उसी को क्या बोलते हैं हम? जीआई टैग प्रोवाइड हो। इसमें दुकान भी रजिस्टर्ड रहती कि ये दुकान बनाता ही। उसके बाद आता है है ना, कड़ाई कनाल मलाई पोंडू, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, ये तमिलनाडु में हो जाएगा आपका। अगला है आपका पावंडम, ये हैंडीक्राफ्ट है, मिजोरम का हो जाएगा। फिर अगला है आपका नौगेट रेस, ये हैंडीक्राफ्ट है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम के हो जाएंगे आपका। फिर आ जाएगा हमराम, ये क्या है? हैंडीक्राफ्ट, ये भी कहाँ है आपका? मिजोरम का हो जाएगा। फिर एक अगला है पनाली पंचमिर्थन, ये भी कहाँ है आपका? तमिलनाडु। इनको भी क्या दिया गया है? जीआई टैग 2023 में दिया गया है। अगला टावल हॉफून, ये भी हैंडीक्राफ्ट, ये भी मिजोरम का है आपका।
मिजो पंचाई, ये भी क्या है आपका हैंडीक्राफ्ट है, मिजोरम का हो जाएगा आपका। गुलबर्गा तुअर दाल, ये कहाँ है आपका कर्नाटका की, और कर्नाटका में एक जगह भी है गुलबर्गा, तो वहां की फेमस है। आपका तिरूर है ना, बेटल लीफ या जिसको हम बोल सकते हैं तिरूर वेटिला, ये पान का पत्ता टाइप का सिंपल है, ये आपका केरला का फेमस है। अगला है खोला चिली, एग्रीकल्चर है, गोवा का फेमस हो जाएगा आपका। इदू मिश्मी टेक्सटाइल, ये हैंडीक्राफ्ट है अरुणाचल प्रदेश में। डीडीगुल लॉक, ये काफी फेमस है, और ये कहां पर है आपके तमिलनाडु के हो जाएंगे। अगला है कड़ंगी साड़ी, हैंडीक्राफ्ट तमिलनाडु हो जाएगा आपका। अगला है श्रीवल्ली पुट्टूर, है ना, पलाकोबा, ये है फूड स्टफ है, ये भी तमिलनाडु का हो जाएगा आपका। अगला है काजी नींबू, एग्रीकल्चर, ये कहाँ है आपका आसाम। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के प्रोडक्टों को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया। अब हम बात करते हैं भाई मध्य प्रदेश की दृष्टि से, या मध्य प्रदेश एमपीपीएससी की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कितने प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया गया। तो टोटल 13 प्रोडक्टों को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया। उनमें से कौन कौन से हैं, पहला है चंदेरी फैब्रिक, आप सभी को पता है हैंडीक्राफ्ट में आता है। लेदर टॉय, ये कहाँ हो जाएगा आपका इंदौर में, ये भी आपको पता है। बाग प्रिंट, ये आपका सिंपल सा एक प्रिंट है, प्रिंटिंग की जाती है, हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद आता है बेल मेटल, ये दतिया और टीकमगढ़ दोनों का ऐसा लोगो मिल जाएगा आपको, दतिया एंड टीकमगढ़ दोनों को, ये हैंडीक्राफ्ट है। ये क्या है, एक जीआई टैग आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेटल कहाँ बना है, दतिया वहां पर, इस टाइप से। बेल मेटल है ना, वेयर दतिया एंड टीकमगढ़, ये आपको दोनों को ही मिला है आपका। उसके बाद आता है चंदेरी साड़ी, उसको भी क्या मिला है आपका, हैंडीक्राफ्ट यानी जीआई टैग मिला है। नागपुर ऑरेंज, ये भी एग्रीकल्चर, ये आपका नागपुर ऑरेंज का मतलब ये नहीं है कि ऑरेंज नागपुर में हो रहा है, नागपुर ऑरेंज करके, यानी जो नागपुर की ब्रीड है वो आपके राजगढ़ में भी उगाई जा रही है। कहां पर, नागपुर वाला जो ऑरेंज है उसको कहां पर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ में। और आपको पता हो मध्य प्रदेश ऑरेंज के प्रोडक्शन में यानी संतरा उत्पादन में पूरे भारत में पहले स्थान पर है। और राजगढ़ को जो हम बोल सकते हैं मिनी नागपुर बोलते हैं, या मिनी ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है। राजगढ़ सबसे ज्यादा ऑरेंज का उत्पादन करता है, तो इसीलिए आप देखोगे नागपुर ऑरेंज फेमस हो गया। लेदर टॉय ऑफ इंदौर, ये भी फेमस हो जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट है। रतलामी सेव फेमस है आपका। बाग प्रिंट लोगो फेमस है। झाबुआ कड़कनाथ जो हम बात करते हैं, ब्लैक चिकन मीट, ये भी फेमस है। महेश्वरी साड़ी फैब्रिक फेमस है आपका। चिनूर राइस टैग, ये भी फेमस है। तो याद रखना, भौगोलिक संकेतक जो है आपका किसी क्षेत्र विशेष में किसी प्रोडक्ट को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है, 1999 में एक्ट आता है, 2003 में उसको पास किया जाता है, और 2004 में पहला दार्जिलिंग टी को क्या मिलता है, जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग के लिए कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जो काम करती हैं, तो पहला है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है डब्ल्यूटीओ, जो कि मैंने बताया आपका, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर भी कोई कॉपी ना करे उसके लिए। उसके बाद इसमें कौन कौन से कन्वेंशन काम करते हैं, तो मैं बता चुका हूँ, पेरिस, मैड्रिड और लिस्बन। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ प्रोडक्ट जो पहली बार आपके दिए गए थे 2004 में, उनमें पहला था आपका दार्जिलिंग टी, दूसरा है आपका है ना अरुणुमाला कनाडी, तीसरा हो जाता है आपका पोचमपल्ली इकत, यानी ये एक साड़ियों की टाइप है। इनको 2004 में जो है वो जीआई टैग दिया गया था सर्वप्रथम। उसके बाद बात करते हैं भारत में अभी तक लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्टों को जीआई टैग दिया जा चुका है। कर्नाटक में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिला है, तो भारत में कर्नाटक के सबसे ज्यादा उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जो है आपकी 42। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे, झारखंड फिलहाल यहाँ पर कोई भी उत्पाद को जीआई टैग पंजीकृत नहीं है, और हरियाणा यहाँ व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत जीआई टैग वाले उत्पाद नहीं है। तो यहाँ इन चीजों को आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है आपकी, कर्नाटका में, दूसरे तमिलनाडु में, तीसरा महाराष्ट्र। 42, 35 और 30 इन उत्पादों को क्या मिला है, उत्पादों को जीआई टैग मिला है। और याद रखना, झारखंड एक मात्र स्टेट है जहां पर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग नहीं मिला, और हरियाणा और पंजाब में किसी भी व्यक्तिगत उत्पाद को जीआई टैग नहीं मिला। जीआई टैग की प्रोसेस क्या होती है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट जीआई टैग में रजिस्टर्ड कराना है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से आप जीआई टैग में उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि भाई कोई इंदौरी व्यक्ति बोलता है कि भाई इंदौर में जगह जगह पोहा बनता है, वो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता, और इंदौरी पोहा को क्या मिलना चाहिए, जीआई टैग मिलना चाहिए। ठीक है, अब इंदौरी पोहा को जीआई टैग दिलाना है तो भाई किस तरीके से दिला सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, भाई इंदौरी पोहा को जीआई टैग दिलाना है तो आपको भाई पोहा यानी संबंधित वस्तु, जो आपका संबंधित वस्तु क्या है, पोहा। अब इसके उत्पादकों के हित का प्रतिनिधित्व, अब इनका एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो पोहा बनाते हैं, ये सब लोग मिलकर, कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, या कोई भी संगठन हो सकता है, ये सब जाएंगे कहां पर,
एक रजिस्ट्रार है जिसके जो क्या करता है, जीआई टैग का पंजीकरण करता है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक के रजिस्ट्रार के समक्ष जाएंगे कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, इसको हमें क्या करना है, पंजीकृत करना है। ठीक है, उसके लिए क्या देंगे, आप आवेदन देंगे। मतलब आपने पोहा बनाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन समूह गए, व्यक्ति हो सकता है, व्यक्तियों का समूह, कोई संगठन या कोई भी प्राधिकृत, सब लोग जाके क्या करेंगे, एक ना जो जीआई टैग रजिस्ट्रार है उसको एक आवेदन देंगे। आवेदन के बाद वो क्या करेगा, इसमें पहले देखेगा, उसका प्रकृति देखेगा, किस में आएगा, फूड में आएगा, नेचर में आएगा, है ना, हैंडीक्राफ्ट में आएगा, तो वो तरह तरह का वो देखेगा कि भाई किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसकी प्रकृति देखेगा। दूसरा उसकी गुणवत्ता चेक करेगा, उसकी क्वालिटी क्या है। तीसरा देखेगा उसकी क्या प्रतिष्ठा है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और एक वो देखेगा भौगोलिक वातावरण, कितने क्षेत्र विशेष में बनाया जाता है, कि भाई कितने क्षेत्र के कि भाई जो है जीआई टैग देना है, केवल इंदौर को देना है कि देवास को भी देना है कि उज्जैन को भी देना है। भाई पोहा की बात आएगी ना, तो वो उस पर भी बात आ जाएगी। फिर उसके बाद आता है कि भाई इस क्षेत्र के लिए आप वो पर्टिकुलर पूछ लेगा, निर्माताओं की सूची कौन कौन सी है, कौन कौन व्यक्ति जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाता है और उसका रेट क्या है, दोनों पूछेगा। निर्माताओं की सूची, निर्धारित शुल्क। इसके बाद आवेदन की क्या होगी, अब ये आवेदन आ गया, इतनी जांच करने के बाद अब वो क्या करेगा, जांच की प्रक्रिया शुरू करेगा। अब वो जांच शुरू करेगा, अगर कोई भी त्रुटि होती है तो इस स्थिति में वो आपको लिख के देगा और आपको 1 महीने के अंदर उसका क्या करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा। मतलब आपने क्या किया, आपको लगता है कि भाई पोहे को क्या दिलाना है, जीआई टैग, तो आप सभी लोग मिलकर एक साथ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था, व्यक्तियों को समूह क्या करेंगे, एक आवेदन देंगे। आवेदन पर वो बहुत सारी चीजें चेक करेगा। पहले प्रकृति चेक करेगा। किसकी प्रकृति चेक करेगा, जो भी प्रोडक्ट के लिए, यानी संबंधित वस्तु की प्रकृति, उसकी गुणवत्ता, ठीक है, उसकी विशेषता, उसका भौगोलिक क्षेत्र, उसका शुल्क यानी कितने रुपए का है ना, कौन कौन निर्माताओं की सूची, ये सब वो लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसमें जांच करेगा। अगर कोई त्रुटि होती है तो आपको वापस बोलेगा और 1 महीने के अंदर आपको उसका जवाब देना रहेगा। अगर रजिस्ट्रेशन, अब इसके बाद वो क्या कर सकता है, अगर त्रुटि नहीं होती है या त्रुटि होती है आपके जवाब के बाद, या तो वो आपके इस प्रस्ताव को, आवेदन को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या आंशिक रूप से स्वीकार कर सकता है। तीनों चीजें हो सकती हैं, या तो स्वीकार करेगा या आंशिक रूप से स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। हो सकता है आपको बनाने की प्रोसेस को क्या दे दे, वो जीआई टैग दे दे। हो सकता है पोहे को जीआई टैग दे दे। हो सकता है वो जीआई टैग ना दे, बोलेगा यहाँ बनाने की एक प्रोसेस अलग तरीके से है, इसीलिए इसको हम जीआई टैग दे सकते हैं। तो इन 3 चीजों पर हो सकता है। अगर आवेदन किए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकृति के लिए लिखित आधार दिया जाएगा कि भाई किस आधार पर हमारे प्रोडक्ट को आपने जो है अस्वीकृत किया है। और अस्वीकृत होने के बाद 2 माह के अंदर आप अपना जवाब लिखित में दे सकते हैं। और स्वीकृति के 3 महीने के अंदर इसको रजिस्टर जो है, एक आवेदन प्रक्रिया विज्ञापित होगी। विज्ञापन के बाद 3 महीने के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं लेता कि भाई ये जीआई टैग आया है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है इंदौरी पोहा पर, तो उसके बाद उस पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष के प्रोडक्ट को क्या कर दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। और इस तरह से उस पर्टिकुलर क्षेत्र के प्रोडक्ट को क्या मिल जाता है, एक जीआई टैग प्रदान कर दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो फिर आज की क्लास को यही कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।